Hello everyone, welcome back to the political science lecture series on Napier and we were discussing the western political thought और हम प्लेटो की philosophy discuss कर रहे थे। एक बहुत अहम चीज ये है, again this is something that I did and it helped me get a lot of marks in political science was that कि हर philosopher की जो political philosophy है उसका कोई real world impact भी होगा। उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को अगर आप एक लेगेसी की हेडिंग बना के उसको एक्सप्लेन करें तो अगेन आप एग्जामिनर को ये इम्पैक्ट देंगे कि आई हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट। तो इसीलिए एक लेगेसी की हेडिंग जो है वो बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो लेगेसी के अंदर प्लेटो की फिलॉसफी में एक तो उसकी फिलोसॉफिकल लेगेसी है जो कि हमने शुरू में स्टेबल में डिस्कस की। आप उसको दोबारा यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिज फिलोसॉफिकल लेगेसी। उसके अंदर आपने वो शुरू में जो इस तरह मैंने बताया कि ये फिलोसोफर्स हैं जिसको प्लेटो ने इन्फ्लुएंस किया, तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं। बट उसकी रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स में क्या उसकी लेगेसी थी तो आप उसकी भी एक हेडिंग बना दे तो दैट विल बी वेरी गुड। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम बाय रीडिंग वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट्स ऑन पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये आपको कभी किसी एक बुक में मुकम्मल प्रॉब्ली नहीं मिलेंगे, तो ये वाली स्लाइड आपको मेरे लेक्चर से मिल जाएगी नॉनलेस। सो एंशिएंट वर्ल्ड में किन चीजों को इंस्पायर किया, तो बाय अ लॉट ऑफ एकेडमिक्स थिंक दैट एम्परर नीरो was inspired by the political ideal of philosopher king of Plato, and he was always absorbed in philosophical questions and और वो काफी था philosophical था rather than governing like conventional kings, which had its drawback as well because while the country was, his Roman city was being burned, he did nothing because he was pondering over useless questions. तो उसको क्रिटिक के तौर पे यूज किया जाता है, बट नॉनदलेस इट्स सेड दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय दैट philosophical ideal of Plato. It is also alleged by a lot of academics that प्लेटो की फिलोसफी ने चाइनीज फिलोसफी मोजी और कन्फ्यूशियस की फिलोसफी को इंस्पायर किया। ये भी कहा जाता है कि इंडिया में चाणक्य की जो फिलोसफी है सिटी स्टेट्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो चाणक्य ने इंडिया के अंदर फिलोसफी दी थी जो कि बहुत जबरदस्त है, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट उसने जिस तरीके से कहा था कि पोटेंशियल रूलर्स को कैसे ट्रेन करना है, गार्डियंस को किस तरह ट्रीट करना है, उनके लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, दैट इंस्पायर्ड हिम। मिडीवल वर्ल्ड में इन द मिडिल एजेस इस्लामिक एम्पायर को प्लेटो ने बहुत इंस्पायर किया। लॉट ऑफ अर्ली फिलोसोफर्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड इन द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम वाज इंस्पायर्ड बाय प्लेटोज, अ लॉट ऑफ आइडियल्स बाय प्लेटो। और इसमें खास तौर पे हम करेंगे भी इसको कवर, बट अल फराबी बहुत ज्यादा प्लेटो से इंस्पायर्ड था। अल फराबी का बेसिकली फिलोसफी इज, अगर आप प्लेटो की फिलोसफी को इस्लामाइज कर दें तो वो अल फराबी की फिलोसफी बन जाती है। जिसको वो फिलोसोफर किंग कहता है उसको वो प्रॉफिट किंग या इमाम कहता है फराबी, और उससे बहुत सिमिलर उसी का प्रेमिस यूज करते हुए, उसी के आइडियल्स यूज करते हुए चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो आप अल फराबी का इसके अंदर रेफरेंस लाजमी दे सकते हैं। क्रिश्चियन यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा प्लेटो वाज इन्फ्लुएंशियल। ऑगस्टीन ने टीचिंग्स ऑफ द चर्च के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इट इज इंटरप्रेट किया जाता है कि जो ईरान है जिसके अंदर एक सुप्रीम लीडर का इंस्टीट्यूशन है, इवन दो वो विलायत फकी के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, जो कि विच इज अ शिया थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि जिसके अंदर एक आपका जो फकी है, जो ज्यूरिस्ट है, who is the most wise in religious teachings, he should rule the country, which is very similar to, in secular terms, what Plato had argued in his concept of philosopher king. तो it's like an inspiration उस तरीके से। तो it is argued कि जो इमाम रूहुल्लाह खुमैनी की बेसिकली किताब है उसके अंदर बहुत से आइडियल्स ऐसे हैं जो प्लेटो से इंस्पायर्ड हैं। Also the Ayatollah Khomeini was very very well versed in philosophy, तो it's confirmed कि वो प्लेटो तो की टीचिंग्स को उन्होंने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया होगा, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय प्लेटो और एटलीस्ट वाज अवेयर ऑफ द टीचिंग्स ऑफ प्लेटो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो है इसको हमने डिस्कस करना है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट, वन ऑफ देम इज द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड द सेकंड इज कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। सो सबसे पहले कम्युनिज्म को डिस्कस करते हैं। कम्युनिज्म बेसिकली इज द आइडिया कि एवरीथिंग शुड बी हेल्ड इन कम्युनियन, जो कि हमने कम्युनिज्म की डिस्कस भी किया था in our previous lectures, but Plato was the early progenitor of this concept. और प्लेटो का कम्युनिज्म was a natural corollary of his concept of justice, जो हमने पहले डिस्कस किया। अगेन ये सारी उसकी फिलोसफी कंसिस्टेंट है उसकी थॉट पैटर्न से।
प्लेटो के मुताबिक एंड एक की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ मैं पहले कर दूं कि मॉडर्न कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड है इन पर्टिकुलर या फ्रेडरिक एंगल्स और दूसरे लोगों से इंस्पायर्ड है, दैट इज कम्युनिज्म ऑफ ऑल, ये हर बंदे से रिलेटेड, एवरीवन शुड हैव इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, मैसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एंड एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल share of the pie in the economic affairs. But that's not what Plato said. Plato's communism is restricted to the ruling class. His communism is only for guardians, only the philosophers who are going to be the kings or who are the kings. Why? Because he believes that without this communism, there is always clash of ideas and interests between reason and appetite. कि अगर आप चाहते हैं कि philosophers का rational part, उनका रैशनल पार्ट हमेशा डोमिनेंट रहे उनके एपिटेटिव पार्ट से, जो मटेरियल गुड्स सीख करता है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव इक्वल शेयर इन स्टफ, बिकॉज जो डिस्पैरिटी है इन शेयर ऑफ मटेरियल गुड्स दैट ऑलवेज क्रिएट्स कंपटीशन. तो इस ही प्रेमिस पे उसने प्रॉपर्टी, फैमिली इंस्टिंक्ट्स और प्राइवेट इंटरेस्ट को अबॉलिश करने की बात की थी कि ये सारी चीजें एक अलाइन पे होनी चाहिए. सो फर्स्ट इज हिज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, in which he argued that to cure the greed of the rulers, there should be no private property at all. ताकि इंसान की सिर्फ सिविक ड्यूटी, उसकी सिविक ड्यूटी ही फिलोसोफर की उसको गवर्न करे, not any personal interest, because he cannot own any private property, because he cannot have private possession of his own, hence he will not attempt to do so. तो उसकी वो सिविक ड्यूटी सिर्फ उसको गवर्न करे. In this, स्पार्टा से बहुत इंस्पायर्ड था प्लेटो, बिकॉज स्पार्टा ने पेलोपोनेसियन वॉर में शिकस्त भी दी थी एथेंस को, और एथेंस को के ऊपर कब्जा भी किया था, विच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई उसकी फिलोसफी एंटी डेमोक्रेटिक है प्लेटो की. तो ही वाज इंस्पायर्ड बाय दिस मॉडल फ्रॉम स्पार्टा एज वेल, कि वो जहां पर मनी और प्रिविलेज जो है वो नहीं दिया जाता था सिटीजन्स को. बट नॉनदलेस प्लेटो वाज मोर लिबरल देन स्पार्टन्स, व्हिच वाज अ मिलिटरिस्टिक स्टेट. So he did not argue communism of property for all citizens, but only for the ruling class. इसके नजदीक अगर इस तरीके से चला जाएगा तो ज्यादा यूनिटी होगी स्टेट के अंदर. इसका मैकेनिज्म क्या था, इसका मैकेनिज्म की सब हेडिंग भी दे सकते हैं कि हाउ डज दिस लुक लाइक. उसके अंदर प्लेटो के नजदीक जो गार्डियंस हैं, जो रूलर्स हैं, उनको सैलरीज मिलनी चाहिए सिर्फ इतनी के जिससे वो मेंटेनेंस, जिंदगी गुजार सकें अच्छी. उनकी जो डाइनिंग है और लिविंग है वो कम्युनल बैरक्स में होनी चाहिए, कम्युनल होनी चाहिए. दे शुड डाइन एट कॉमन टेबल्स एंड लिव इन कॉमन बैरक्स. सो इसका कम्युनिज्म वाज मोर एस्थेटिक इन इट्स कैरेक्टर, व्हिच सो नॉट मटेरियलिस्टिक. सो प्लेटो's philosophy is communism is ascetic in nature. It is against materialism for the ruling class, and hence it is not economic communism as is suggested in Marxist political thought. Similarly, जिस तरीके से प्रॉपर्टी इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करती है, इसी तरह आपकी फैमिली आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करती है. बिकॉज इफ यू हैव अ वाइफ ऑफ योर ओन, चिल्ड्रन ऑफ योर ओन, अ प्रोजेनी ऑफ योर ओन, उससे बहुत ज्यादा according to Plato vice is attached है, because you would want to transfer your property to your progeny, and for that progeny आप फिर material possession में दोबारा जाएंगे. There you will always have your progeny. आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करेंगे स्टेट पे, ताकि रूलर्स अपनी फैमिली को अपनी स्टेट पे प्रायोरिटाइज ना करें. इसलिए ही गेव दिस आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ. तो उसकी वजह से उसने ये कहा कि देयर शुड बी नो कंसेप्शन ऑफ फैमिली और इंडिविजुअल की एक वाइफ होना का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. तो बेसिकली उसके नजदीक देयर विल बी ऑल रूलिंग क्लास मेन. They will have wives in in communion. They will not be wife of anyone of its own. Moreover, उससे ये कहता था कि he was not against the idea of mating, but his idea was कि mating should be based on matching the best traits, ताकि best offsprings create हो सके. तो जिन दो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे जबरदस्त मैच करते हैं उनको आपस में मेट करना चाहिए, बट लेकिन वो उसकी अपनी बीवी नहीं होगी. So he basically is arguing for a very selected, calculated sexual relationship between guardians and their sexual partners, not wives. इनसे जो बच्चे पैदा होंगे, the children who are born out of this sexual relationship,
will be not children of any one person, but they will be the property of the state. तो वो रियासत की स्टेट होंगे और उनको इमीडिएटली बर्थ के बाद उनको एक नर्सरी में डाला जाएगा, वहां पर उनको उस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा, विच इज रिलेटेड टू हिज सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, जिसमें हर बंदे को छोटी उम्र में डिफरेंट किस्म की एजुकेशन प्लेटो के मुताबिक देनी चाहिए. जब वो एडल्टहुड में आते हैं तो उनको थोड़ी सी फिजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए. जब वो अर्ली एडल्टहुड से प्रॉपर एडल्टहुड में आते हैं, देयर 20s, देन दे शुड बी गिवन टीचिंग्स इन फिलोसफी और मॉरल्स और एथिक्स और इन चीज़ों में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए. तो इसी तरीके से जो बच्चे पैदा होंगे इस रिलेशनशिप से, उनको नर्सरी में डाला जाएगा एक पूरी एजुकेशन सिस्टम में, जहां उनको सिखाया जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट प्लेटो बिलीव इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन. Second important aspect is that the guardian class, instead of caring for the welfare of the progeny, should, by this way, अगर ये system implement होता है, then they will try to vouch for the welfare of all people, and in this fashion all the guardians will constitute one big family, and everyone will be everyone's father, and every child will be everyone's children. So उसकी basically जो ideal state का concept है, कभी कभी ये भी आ जाता है कि आइडियल स्टेट क्या है प्लेटो की फिलॉसफी में. तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, जस्टिस, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म. तो एजुकेशन में मैंने आपको जिस तरह भी बताया कि इन चाइल्डहुड उनको रिटोरिकल एजुकेशन देंगे, स्टोरी टेलिंग देंगे बच्चों के हिसाब से. जब वो थोड़े से बड़े होंगे, इन देयर 16 to 18 years of age, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी. 18 ऑनवर्ड्स उनको फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग दी जाएगी रिगार्डिंग मॉरल्स, एथिक्स, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, रैशनल डिस्कशंस की जाएंगी. तो ये उसके एजुकेशन का कंपोनेंट था. जस्टिस का कंपोनेंट जिसके अंदर फिलोसोफर किंग और पूरी हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, एंड कम्युनिज्म जो हमने इसमें डिस्कस किया है. सो कम्युनिज्म आल्सो प्रोवाइड्स दैट बेसिस बिकॉज इट्स द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट. कभी कभी पेपर में प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट से भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं. तो जब ये आएगा तो आपने फिर बताना है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स, और आपने ब्रीफली इन तीनों पे यू विल टच अपॉन ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स, focusing more on justice and communism because these two are more important than education. Justice is the most important component, followed by communism and then education. Because उसने, how do I know that these two are more important or justice is the most important one? Because जो उसकी किताब है The Republic, प्लेटो की, उसके अंदर उसने सबसे ज्यादा टाइम जस्टिस पे स्पेंड किया है, then on communism and then on education. So hence we know the value that he attaches to these 3. So ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म है. अब आपने हर सवाल में एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है उसका, लेगेसी वाला पार्ट भी करना है. सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट का एक चार्ट बना लें. उस चार्ट से पहले बिफोर एंड आफ्टर उस फिलोसफर के क्या हुआ हल्का सा वो टच कर दें. जो क्वेश्चन में फिर फिलोसफी पूरी पूछी है वो एक्सप्लेन करें. उसके बाद वो वाला फ्लो चार्ट बनाएं जिसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है कि आप पूरी फिलोसफी को उसमें समराइज कर सकते हैं. उसके बाद आप लेगेसी बताएं. लेगेसी के बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस बताएं. तो क्रिटिकल एनालिसिस में बेसिकली आप जनरली क्रिटिक लिखते हैं उसकी. आप अप्रेजल भी लिख सकते हैं, बट इसके अंदर व्हाट आई वुड रिकमेंड कि हर फिलोसोफर की किसी ना किसी से आने वाले सब्सिक्वेंट फिलोसोफर ने या राइटर्स ने क्रिटिक की है, तो आप वो क्रिटिक करें. तो अरिस्टोटल की क्रिटिक जो प्लेटो पे थी, जो कि हम विल डिस्कस इन अ सब्सिक्वेंट सेक्शन एज वेल. अरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, बट अरिस्टोटल डिड नॉट एग्री विद द फिलोसफी ऑफ प्लेटो. His philosophy was very very divergent from that of Plato's. तो अरिस्टोटल की क्रिटिक ये थी कि प्लेटो की फिलोसफी इज टू आइडियलिस्टिक. It's too much in the air. It's not grounded. It's not real. It doesn't work in real life. Hence, Plato critiques जो ये communism का idea है प्लेटो का कि the child born out of this wedlock, born out of this sexual relationship, who is a child of everyone, will be a child of no one. और कम्युनिज्म कैन नॉट वर्क बिकॉज हर बंदे की कुछ बेसिक डिजायर्स होती हैं, प्राइमल कुछ आपकी बेसिक मटीरियलिस्टिक नीड्स होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है बिकॉज दे आर इनेट टू एवरी ह्यूमन बीइंग. एंड व्हाट प्लेटो सजेस्ट्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन नेचर व्हिच इज नॉट पॉसिबल. हेंस प्लेटो की फिलोसफी को एरिस्टोटल कॉल्स अनरियलिस्टिक, impractical and too idealistic because Aristotle himself was a realist in his philosophy. Similarly, Karl Popper की जो क्रिटिक है इसका आप रेफरेंस भी लिख लें, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज. Karl Popper was a 20th century British philosopher, academic,
political theorist, wonderful writer. उसकी किताब ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंदर उसने डिफरेंट फिलोसोफर्स पे क्रिटिक की है, जिसमें उसने एरिस्टोटल पे भी की है, प्लेटो पे भी की है, मार्क्स पे की है, हेगल पे की है, और कॉल पॉपर की प्लेटो पे क्रिटिक किया है कि प्लेटो क्रिएट्स फॉर अ वेरी वेरी क्लोज्ड ऑटोक्रेटिक सिस्टम और अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल सिस्टम कि एक बंदा हु क्लेम्स टू नो इट ऑल और फिलोसोफर आए और गवर्न करें, एंड दिस समथिंग दैट इज एन ऑटोक्रेटिक स्टेट, इट्स एंटी डेमोक्रेटिक. Karl Popper himself was a huge advocate of democracy, hence understandably his critique. So ये basically वो सारे critique है इसकी. और आपने जब भी क्वेश्चन कवर करना है प्लेटो के ऊपर तो ये बेसिक आपकी सारी फाउंडेशंस हैं. I will again, as discussed earlier as well, will attach some of the videos, free videos YouTube के ऊपर जो मौजूद हैं इनके ऊपर, that I will shortlist and upload, जो कि बहुत छोटी छोटी वीडियोस होंगी, 2 से 4 मिनट 5-6 मिनट की वीडियोस होंगी, which you can use as an ancillary. आप उसको यूज कर सकते हैं for your growth of your more knowledge on the subject. So next time we'll cover Aristotle. Till then, I hope you guys had fun watching this video. I hope this video helped you a lot, or I'll see you guys next time.